इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अहलकार दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफातर का कर रहे हैं सर्वे। इनकम टैक्स सर्वे के दरमियान बीजेपी ने बीबीसी को दुनिया का सबसे बकवास और करप्ट कॉरपोरेशन करार दिया। कहा, इमरजेंसी और प्रेस की आजादी पर बात करने वाले आईना जरूर देखें। मुल्क में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी अब होने वाली है खत्म। एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में वजीर दाखिला अमित शाह ने दाखिली सलामती से मुताल्लिक सवाल पर कहा, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से मुताल्लिक तमाम आदाद शुमार है बेहतर। हालात शुमाल मशरिक में भी तशद्दुद खत्म होने के बाद अमन का क़याम। मोदी जी के साथ मुल्क बढ़ रहा है आगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, 2024 में वजीर आजम के लिए नहीं है कोई मुकाबला। अडानी के मामले पर भी बोले वजीर दाखिला, अदालत ने आज खुद लिया है नोटिस। बीजेपी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं और नहीं है डरने की जरूरत। त्रिपुरा में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। नागालैंड में आज बीजेपी और एनडीपीपी की मुश्तरका मीटिंग। बीजेपी ने जारी किया पार्टी का मंशूर। मेघालय में भी इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर। भारत ने आलमी मसाइल से निपटने में हमेशा अपनाया है उसूल पर मबनी मुनसिफाना अंदाज। बेंगलुरु में वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दुनिया की मुश्तरका खुशहाली के लिए ज्यादा से ज्यादा तालमेल की जरूरत पर दिया जोर। लखनऊ में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के दूसरे दिन शिल्पा अमिताभ कांत ने आलमी तरक्की को तेज करने में मीटिंग के अहम किरदार को बताया अहम। दूसरी तरफ ज़राअत वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में इंदौर में ज़राअत से मुताल्लिक पहलुओं पर हो रही है अहम बातचीत। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की चौथी बरसी। सीआरपीएफ ने शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। कहा, न भूले थे न कभी भूलेंगे। वज़ीर आज़म ने बहादुर जवानों को पेश किया सलाम। कहा, शहीदों की हिम्मत एक मजबूत और तरक्की याफ्ता भारत बनाने की देती है तरगीब। अपोजिशन अब भी फौजों की बहादुरी पर कर रही है सवाल। दिग्विजय सिंह ने इंटेलिजेंस की नाकामी पर उठाए सवाल। आदाब, 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। महकमा इनकम टैक्स ने बरतानवी नशरियाती इदारे यानी बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की है। महकमा इनकम टैक्स के अफसरान दारुल हुकूमत दिल्ली और मुंबई में वाक़े मीडिया इंस्टीट्यूट के दफातर का सर्वे कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक महकमा इनकम टैक्स के अहलकारों ने दफ्तर को सील कर दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि तमाम मुलाजमीन को घर जाने को कहा गया है। ज़राए के मुताबिक मीडिया इंस्टीट्यूट के लंदन ऑफिस को भी महकमा इनकम टैक्स की इस कार्रवाई से आगाह कर दिया गया है। बीबीसी और महकमा इनकम टैक्स की जानिब से अभी तक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। बीबीसी के दफातर पर इनकम टैक्स के छापों के दरमियान बीजेपी ने बीबीसी को तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने उन पर भारत मुखालिफ दहशतगर्दों और भारत मुखालिफ ताकतों के हक में रिपोर्टिंग करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीबीसी भारत में रिपोर्टिंग करता है लेकिन भारत के आईन को तार तार करता है। एक आतंकवादी जो भारत की अखंडता के खिलाफ शक्ति खड़ी हो रही है, उसको बीबीसी ने बताया करिश्माई युवा उग्रवादी है। ये करिश्माई युवा उग्रवादी, ये किस तरह की रिपोर्टिंग है? आप भारत में कार्य करना चाहते हैं और भारत के संविधान को तार तार करते हैं, भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं।
गौरव भाटिया ने बीबीसी पर आईटी क्रैकडाउन से मुताल्लिक कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के इल्जामात का जवाब दिया। भाटिया ने पूछा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियां किस बुनियाद पर मुल्क दुश्मन ताकतों के साथ खड़ी हैं। क्यों ऐसा होता है कि कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ हमेशा? पहला सवाल कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहिए सबको। हम पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है। अगर एक संस्था, कानूनी संस्था अपना कार्य कर रही है और अभी वो कार्रवाई पूरी भी नहीं हुई है, उसका निचोड़, उसका निष्कर्ष बाहर भी नहीं आया है, किस आधार पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम विपक्षी दल जो भी देश विरोधी ताकत है उसके साथ खड़े हो जाते हैं? मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज अगरतला में ANI को इंटरव्यू दिया। तकरीबन 50 मिनट की बातचीत में उन्होंने मुल्क की अंदरूनी सलामती, शुमाल मशरकी रियासतों में इंतखाबात, 2024 के लोकसभा इंतखाबात, अडानी से जुड़े मसाइल और दीगर कई मसाइल पर खुलकर बात की। अमित शाह ने कहा कि 2024 में मोदी जी के साथ कोई मुकाबले में नहीं है, मुल्क उनके साथ आगे बढ़ रहा है। 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश का विकास, सुरक्षित देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है। और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं। सनतकार गौतम अडानी से मुताल्लिक मामले पर अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के पास इसमें छुपाने के लिए कुछ नहीं है और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले पर नोटिस ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर वजीर दाखिला ने कहा कि PFI एक ऐसी तंजीम है जिसने मुल्क में तासुब और इंतहा पसंदी को बढ़ाया था, जिसे कांग्रेस ने ईंधन दिया, लेकिन मोदी हुकूमत ने उसकी कमर तोड़ दी। हमने PFI को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है और मैं मानता हूं कि PFI इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया है। अमित शाह ने कहा कि बिहार और झारखंड में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी तकरीबन खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में भी दहशतगर्दी से मुताल्लिक हर तरह के आदाद-ओ-शुमार बेहतर हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गृह विभाग 2014 से कई आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को बहुत अच्छे तरीके से निपट रहा है। जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, वामपंथी उग्रवाद, ये तीनों ऐसे नासूर थे जिसका दंश हमारे देश ने कई दशकों से झेला है। आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाओं में भारी कमी देखी गई है और रिकॉर्ड यात्री देश भर से टूरिज्म के लिए जम्मू कश्मीर जाते हैं। ये बड़ा संतोष का विषय है। हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल कसने में हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है। दूसरी तरफ त्रिपुरा इंतखाबात के पेश नजर अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने त्रिपुरा के हालात को बदलने के लिए चलो पलटाई का नारा दिया था और आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। चलो पलटाई का नारा
आप सरसरी तौर पर देख रहे हैं। हमने सरकार बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं कहा था, मुख्यमंत्री बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं कहा था, या पार्टी इन पावर बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं किया। हमने चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए दिया था और आज हमने स्थिति को बदला है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी त्रिपुरा में आइंदा इंतखाबात में अपनी सीटें बढ़ाएगी। अमित शाह ने रियासत में वोटिंग फीसद बढ़ाने पर का भी दावा किया। त्रिपुरा के अंदर हमारी सीटें भी बढ़ाएंगे और वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि यहां पर जिस कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल कैडर के सैकड़ों लोगों की हत्या कम्युनिस्ट शासन में हो गई थी, वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम सीटें लेकर कम्युनिस्टों के साथ समाधान किया है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी कभी त्रिपुरा में किसी के साथ नहीं जाती थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ समाधान किया है। इसका मतलब है वो दोनों ये बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं मानता हूं कि हम त्रिपुरा में हम अब तक का हमारा सबसे अच्छा परिणाम इस बार लेकर आएंगे। नाजरीन, आपको बता दें कि अब से कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई एयर इंडिया एयर बस शराकतदारी शुरू किए जाने के मौके पर शिरकत की। त्रिपुरा में असेंबली इंतखाबात की तशहीर का आज आखिरी दिन था। इससे पहले तमाम सियासी पार्टियों के इंतखाबी मुहिम चलाने वालों ने अपने उम्मीदवार को फतह दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी, टीएमसी, बायां महाज और कांग्रेस समेत दीगर उम्मीदवार वोटरों को राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुरा की तमाम 60 असेंबली सीटों पर 16 फरवरी को पोलिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने 27 फरवरी को होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल नागालैंड के वजीर आला और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लीडर नेफिरोजो की मौजूदगी में कोहिमा में एक जलसे आम से खिताब किया। जेपी नड्डा ने कहा कि 5 साल पहले जब दूसरी हुकूमत थी, नागालैंड अगवा, टारगेट किलिंग, इंतहा पसंदी जैसी चीज़ों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वही नागालैंड अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए जाना जाता है। 5 years back, Nagaland was known for, or the previous governments were known for Band. Previous governments were known for blockade. Previous governments were known for insurgency. Previous government was known for abduction. And previous government was known for targeted killing. But here, under the dynamic leadership of Nefirio Ji, we were able to have a stable government here in Nagaland, and now we can say that Nagaland is a place of peace and prosperity and development that we can see. कोहिमा में एक जलसे आम से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि इंतखाबात और वोटिंग कभी भी मामूली मसाइल पर नहीं होने चाहिए, बल्कि वोटिंग से पहले संजीदगी से गौर व खौज के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। Election and voting is not mere to be decided on very flimsy grounds. It needs a very serious deliberation to come to a conclusion that who should take up the reins of the power. America, at this point of time, is facing financial crisis. Europe's financial situation is not good. China's financial situation, God knows, because the world does not know. The other countries also are in the same situation. But we can say that the growth rate of India is going forward, and India's economy is the fastest growing economy in the world. That is what we can say. मेघालय में नौजवान और पहली बार वोट देने वाले बहुत पुरजोश हैं। रियासत में कुल 21,61,000 वोटर हैं। इनमें से 81,000 से ज्यादा 18 से 19 साल की उम्र के हैं। वोटिंग 27 फरवरी को होगी।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु में एरो इंडिया के मौके पर वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। इजलास में दोस्त ममालिक के वज़राए दिफा ने शिरकत की। इस दौरान वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया की मुश्तरका खुशहाली के लिए तमाम ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ज़्यादा तालमेल की ज़रूरत है, जिसमें दिफा और सलामती का शोबा सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि भारत ने बैरूनी ममालिक को जदीद दिफाई शराकत दारी की तजवीज़ पेश की है। India offers an enhanced defense partnership to the friendly foreign nations. We offer a partnership that is accommodative of the national priorities and capacities. We want to build with you. We want to launch with you. We want to create with you. And we want to develop with you. We wish to create symbiotic relationship which we can learn from each other, grow together and create a win-win situation for one and all. दुनिया को दरपेश मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजों पर रोशनी डालते हुए वजीर दिफा ने कहा, भारत सलाहियत साजी में पुख्ता यकीन रखता है ताकि ममालिक अपनी जरूरियात के मुताबिक अपनी खुद की मंसूबाबंदी कर सकें। Collective security has become sine qua non for our development and prosperity. Terrorism, illegal arms trade, drugs smuggling, human trafficking, etc. pose significant security threats to the whole world. We consider all nations as equal partners. That is why we do not believe in imposing external supra-national solutions to a country's international problems. We do not believe in giving sermons or cut and dried solutions which do not respect the national values and constraints of the countries in need of assistance. Rather, we support the capacity building of our partner countries so that they may chart out their own destiny in accordance with their own genius. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 14वें एरो इंडिया के दूसरे दिन आज बेंगलुरु में गैर मुल्की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की CEO से मुलाकात की और उन्हें भारत में सनतें कायम करने की दावत दी। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारत आलमी दिफाई सनत को इस मकाम पर ले जा सकता है जहां दुनिया भर की दिफाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत की तरक्की की कहानी का हिस्सा बन सकती हैं। भारत के लिए दिफाई शोबे की अहमियत पर जोर देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि दिफाई शोबे में भारत को खुद इन्हिसार बनाने के साथ साथ भारत के लिए रोजगार के मौके पैदा करना लामहदूद हैं। मीटिंग में कई कंपनियों के CEO ने भारतीय दिफाई मैन्युफैक्चरिंग में आलमी सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए अपनी तजावीज़ दी और वज़ीर दिफा ने उन्हें निजी सनत के लिए इंज़िबाती रुकावटों को दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशों का यकीन दिलाया। जनरल एटॉमिक्स, सिफ्रान, बोइंग, एम्ब्रॉयड और राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम जैसी कंपनियों के CEO और सीनियर मैनेजमेंट ने इस बातचीत में शिरकत की। दिफाई सेक्रेटरी गुरेंद्र रमा ने डायरेक्टर जनरल तहवील अराजी पंकज अग्रवाल, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा T नटराजन और वजीर दिफा के दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। लखनऊ में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। G20 चेहरा इंडिया के अलावा ब्राजील और इंडोनेशिया ने पायदार तरक्की के हुसूल में डिजिटल मईशत के किरदार पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए भारत के G20 शर्पा अमिताभ कांत ने आलमी तरक्की को आगे बढ़ाने में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के किरदार पर जोर दिया। उन्होंने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कामयाबी पर जोर देते हुए कहा कि उसने माली शमूलियत, समाजी खिदमात, हुक्मरानी में आसानी और सिक्योरिटी को फरोग दिया है और डिजिटल दुनिया में इजारादारों को रोकने में भी मदद की है। India's digital public infrastructure has been very transformational, and this is really a case study of what India has achieved. So, the DPI model is based on the India stack, which ensures that every Indian has an identity. So 1.3 billion Indians have an identity. They all do fast payments because their identity is linked to their bank account and the mobile number is also linked to the bank account. And there is a third layer, which is the data layer.
And this ensures that there is a data empowerment to the citizens. भारत के G20 शिर्पा अमिताभ कांत ने कहा कि हुकूमत लोगों को डिजिटल तरीके से सहूलियात फराहम करने की जिम्मेदार है, जिनमें तालीम, सेहत और दीगर शोबे शामिल हैं। The digital public good story is that government is responsible for giving public goods across education, health, many other things, but when it's given in a digital form, it's called digital public goods. And that is what India has tried to build up. What India has done is that it's used open source, open data, open artificial intelligence models, open APIs, open standards, open content. And this has made the Indian digital public infrastructure model as accessible, affordable, and totally interoperable. मरकजी शहरी हवाबाजी और स्टील के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत की G20 की सदारत में ज़राअत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग के दूसरे दिन मंदूबीन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर भारत का G20 की सदारत संभालना मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है। ज़राअत के लिए S3 हिकमत अमली पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें ज़राई माहौल में स्मार्ट, पायदार और सबकी खिदमत की हिकमत अमली अपनानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए हमें पायदार ज़राई काम को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने ज़राई शोबे में ड्रोन टेक्नोलॉजी के किरदार का भी जिक्र किया। हमारी सोच है कि विश्व व्यापक स्थिति पर एक 3S स्ट्रैटेजी एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के लिए हमें अपनाना होगा। एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो स्मार्ट हो, एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो सस्टेनेबल हो और एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो सभी को सर्व कर पाए। तो स्मार्ट, सस्टेनेबल एंड सभी को सर्व कर पाए। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की आज चौथी बरसी है। आज से 4 साल कबल कश्मीर के पुलवामा में खुदकुश हमले में शहीद होने वाले CRPF के 40 जवानों ने मुल्क के लिए अपनी अजीम कुर्बानी दी थी। अपने बहादुर शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हुए CRPF ने कहा है कि आपकी बहादुरी की दास्तान सूरज है। आसमान हो तुम, हमारा फख्र हो तुम, शाह वकार हो तुम। दूसरी जानिब CRPF जम्मू कश्मीर के स्पेशल DG दलजीत सिंह चौधरी ने CRPF के लिथपुरा कैंप में वाक़ शोहदा की यादगार पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। यह यादगार CRPF के 185 बटालियन कैंप में कायम किया गया है, जहां जैश के दहशतगर्द आदिल अहमद डार ने धमाका खेज मवाद से भरी कार को सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकराया था। यादगार पर अपनी जान कुर्बान करने वाले तमाम 40 जवानों की तस्वीर के साथ उनके नाम और CRPF का नारा सेवा और वफादारी भी कंधा है। मुहाजिर परिंदे इन दिनों भारत में तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। गुज़श्ता चंद सालों में मुल्क में मेहमान परिंदों की आमद का सिलसिला बढ़ गया है। इन परिंदों को देखने के लिए दूर दूर से सयाह भी आना शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र के भिगवान बर्ड सेंचुरी में इन दिनों बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी करने वाले परिंदों को देखने आ रहे हैं। इसी तरह दरियाओं के संगम के शहर प्रयागराज में भी ये परिंदे एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। झीलों का पुरसुकून पानी, उसमें तैरते और अटखेलियां करते परिंदे और इन परिंदों की मौज मस्ती से लुत्फ अंदोज होते सयाह। ये नजारा है महाराष्ट्र के भीगवान परिंदों की पनाहगाह का। ये सयाह यहाँ पर हजारों किलोमीटर का तवील सफर तय करके मुहाजिर परिंदों का नजारा करने आए हैं। ये परिंदे रूस के साइबेरिया के दूर दराज इलाके से सफर करके आए हैं। इनमें फ्लेमिंगो, बत्तख, सारस जैसे हसीन और जमील परिंदे शामिल हैं। रवायती तौर से भीगवान परिंदों की सैकड़ों नस्लों का ठिकाना रहा है, लेकिन यहाँ सारस का नजारा करना वाइल्ड लाइफ और परिंदों के शायकीन के लिए एक पुरकशिश खबर है। एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहता है यहाँ पे। सो बेसिकली हर तरफ के यहाँ पे अपने को बर्ड्स मिलते हैं देखने के लिए। सो मोस्ट पहला अट्रैक्शन यहाँ पे फ्लेमिंगो है, राइट। सो
आई थिंक वो सर्बिया से वगैरह वहाँ से आते हैं, तो इट इज़ ग्रेट एक्सपीरियंस। इब्तिदाई नवंबर से ही बेहद ठंडे ममालिक से ये परिंदे हिंदुस्तान की जानिब अपना सफर शुरू कर देते हैं। हर साल ये परिंदे रूस के वालिपा जैसे मकामात से उड़कर वस्ती एशिया और अफगानिस्तान के रास्ते सफर करते हुए हिंदुस्तान के कई इलाकों में पहुंचते हैं। इस दरमियान भारत में अलग अलग जगहों पर इन खूबसूरत और हसीनो जमील मेहमानों को देखने के लिए लोग जौक दर जौक पहुँचते हैं। वहीं कुछ लोग इन परिंदों की खिदमत करने के लिए और दाना डालने के लिए भी आते हैं। इसके बाद मौसम बहार में ये परिंदे वापस साइबेरिया लौट जाते हैं। अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स बहुत आते हैं, जो बारटेल गॉडविट अलास्का कंट्री से माइग्रेशन करता है, बार हेडेड गोस हिमालय से माइग्रेशन करता है, रुडिशल डक, चक्रवाक ब्राह्मणी बतख बोलते हैं उसको, नॉर्दर्न शाउलर, ऑस्प्रे, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, वेस्टर्न मार्च हेरियर और एनी मोर बर्ड्स से अलग अलग वैरायटी के बहुत बर्ड्स है। ब्लैक विंग स्टील शेकाट्या जो पेंटेड स्टॉर्क रहता है, उसका पीछे टेल में बहुत बढ़िया कलर रहता है, वो फैमिली फोटोग्राफर देखने को अच्छा लगता है उनको। ये मुहाजिर परिंदे संगम के शहर प्रयागराज पहुंचकर वहां भी माहौल को अपनी खूबसूरती से चार चांद लगा देते हैं। यहाँ भी लोग इन मुहाजिर परिंदों की खूबसूरती से महजूज होने के लिए कश्तियों में बैठकर इनसे कुर्बत हासिल करने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, वक्त है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि मारूफ फिल्मी अदाकारा मधुबाला का आज यौम पैदाइश है। पेश है उन पर फिल्माए गए कुछ नगमे, आप उनसे महसूस हों और हमें दें इजाज़त। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहां फिर कहां हो। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहां फिर कहां, ये समाए जहां फिर कहां। अच्छा जी मैं हरे चलूं मान जाऊं ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हरे चलूं मान जाऊं ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया